अभी जो मैंने किताब लिखी है, हुँ, उसके संदर्भ से डिस्कस करते हैं कि अ, माइंड और मैटर का जो संबंध है, ये हाँ, किताब थोड़ी उसी पे केंद्रित है। तो उसमें जो मैंने बातें लिखी हैं, उसी पे चर्चा कर लेते हैं, हाँ, है तो ना? तो आप थोड़ा इसका हाँ, तो लोगों को इस टॉपिक के अंतर्गत थोड़ा इसका वो बता दीजिए भूमिका हाँ, और हम क्यों इस पर बात कर रहे हैं, ये क्वेश्चन क्यों हाँ, इम्पोर्टेंट है, ये ये सब क्यों चीज़ें। उठा मेरे दिमाग हाँ, में, ये क्यों लिखा मैंने किताब? हुँ, हुँ, तो बेसिकली इस किताब का नाम है ए कॉस्मोस ऑफ मीनिंग। और इंग्लिश में है ये किताब और इसका जो सबटाइटल है वो न्यू पर्सपेक्टिव्स ऑन द नेचर ऑफ रियलिटी, हैप्पीनेस एंड ह्यूमन जर्नी। तो ये किताब मीनिंग ऑफ लाइफ से शुरुआत करती है, यानी जीवन का उद्देश्य क्या है और उसकी पड़ताल करते हुए फिर जो वास्तविकता का जो नेचर है, जो रियलिटी की जो पिक्चर है, वो जो उस पे मतलब उस पे फ़ोकस शिफ्ट हो जाता है और उसमें स्पेसिफ़िकली शरीर और मन का अंतर संबंध क्या है, उस पे बात चली जाती है क्योंकि जीवन का उद्देश्य सुख इन सबको एक पिक्चर में समाहित करने के लिए मुझे अंदर ये हर वक़्त मतलब एक प्रयास रहा कि मेटाफिज़िक्स जो है, जो एक नेचर ऑफ रियलिटी क्या है? क्या वो मुख्य रूप से भौतिक भौतिकता है रियलिटी या मुख्य रूप से चेतनता है या ये दोनों हैं या ये 2 अलग-अलग तत्व हैं? ये इस इस पे जाँच-पड़ताल चल रही थी और उसका सुख से क्या संदर्भ बैठता है? क्योंकि जैसी पिक्चर रखेंगे, उसी हिसाब से सुख की भी डेफ़िनिशन थोड़ी क्लियर होगी या हुँ, जीवन का उद्देश्य क्लियर होगा। हुँ। तो ये किताब उसी के बारे में है। तो इस बारे में कुछ थोड़ा बताइए माइंड मैटर हाँ, तो आप उसमें क्या समझे, क्या समझ निकल के आई आपको और वो कैसे आपको हेल्प कर रही है हाँ, इन सब है। चीज़ों के लिए जी, जी। या लोगों को हेल्प कर सकती है? हाँ, तो अ, कोर मुद्दे पे ही आ जाते हैं, मीनिंग हाँ, और ये हाँ। सब मैं थोड़ा अभी साइड कर देता हूँ। ठीक, ठीक। क्योंकि शुरुआत में मैंने यही बात बताने की कोशिश करी कि मीनिंग का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है आज के समाज के लिए क्योंकि ये सबसे बड़ी क्राइसिस बनी हुई है जो सहयोगिता या कॉम्पिटिशन को आकार देती है। हुँ, मतलब ये सारी जो कॉम्पिटिशन हम लोग फेस कर रहे हैं वो इसीलिए क्योंकि मीनिंग का एक यूनिवर्सल कंसेंसस नहीं है और कंसेंसस तो एक बात है और दूसरी बात है हम कितने गहरे से वास्तविकता को समझते हैं क्योंकि जितने गहरे से समझेंगे उसी हिसाब से वो कंडीशंस हम पैदा कर सकते हैं जिसमें सहयोगिता और जो भी हम लोग चाहते हैं हो वो संभव हो पाएगा। तो हुँ, वास्तविकता की कितनी गहरी समझ है हमारी और उस पे कितना कंसेंसस बना हुआ है। इस बात से बात को शुरू करते हुए मैं माइंड मैटर प्रॉब्लम पे आता हूँ। माइंड मैटर प्रॉब्लम एक पारंपरिक डिबेट का विषय रहा। तो उसमें जो ट्रेडिशनल मोटी-मोटी जो थ्योरी प्रचलित थ्योरी है वो ये है कि या तो मुख्य रूप से रियलिटी को माना गया कि वो फिज़िकल है, मटेरियल है और जो भी हम मन या चेतना अनुभव करते हैं, जो सब्जेक्टिव वर्ल्ड है, वो एक सेकेंडरी डिराइव्ड चीज़ है। यानी ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं, वो जिस रूप से काम करते हैं, तो उसके कारण एक ऐसा आभास होता है कि हमारे अंदर एक सब्जेक्टिव दुनिया है, लेकिन मुख्य रूप से जो सच्चाई है, जो तत्व है, वो भौतिक है। ये एक धारा प्राचीन काल से बनी हुई है कि मैटर है, जो रियलिटी है और जो माइंड है, वो एक डिराइव्ड प्रॉपर्टी है, सेकेंडरी प्रॉपर्टी है, एमर्जेंट है वो। और ये साइंस की भी मुख्य विचारधारा कुछ इसी प्रकार की रही है आज तक, कि वो हर चीज़ को समझने के लिए मैटर की इन्वेस्टिगेशन करती आ रही है और उसी से वो एक कारण-कार्य की श्रृंखला बना रही है चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए। तो वो हमारे व्यवहार को भी भौतिक नियमों में बाँधने का प्रयास है, कि हम ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, तो ज़रूर
ब्रेन में कोई केमिकल ऐसे मूव कर रहे होंगे जिसके कारण हम ऐसा व्यवहार कर रहे हैं और हम्म, ब्रेन के केमिकल को फिर बाद में वो फिजिकल लॉज के रूप में एक्सप्लेन करने की कोशिश। तो कुल मिला के फिजिक्स की एक ग्रैंड थ्योरी बनाना, या है ना, मतलब भौतिकता से एक ग्रैंड थ्योरी बनाना और यूनिवर्स में जो भी कुछ हो रहा है उसको एक्सप्लेन करना। लेकिन इसमें एक चुनौती ये आती है कि जो हम सब्जेक्टिवली एहसास करते हैं, वो उसमें एक एक्सप्लेनेटरी गैप आता है कि ये जो मैंने कोई सनसेट देखा या ये जो मुझे अंदर संवेदना जागी, इसको बाहर के ब्रेन फंक्शनिंग से मैं कैसे उसका जुड़ाव करूँ? मतलब ये जो मैं एहसास कर रहा हूँ, है ना? वो एहसास कैसे कोई फ़िज़िकल उसमें मैं ट्रांसलेट कर पाऊँ, है ना? क्योंकि ये एक चुनौती आ जाएगी कि भई आप कौन से ऐसे फ़ॉर्मूला से बताओगे इस एहसास की डिस्क्रिप्शन निकल के आए, कैसे रिलेट करेंगे इसको? ये चुनौती फ़िज़िकलिस्ट फ़ेस करते हैं। और दूसरी तरफ जो लोग चेतना को प्रमुख मानते हैं, यानी आइडियलिज़्म की जो पूरी विचारधारा है, वो ये मानती है कि जो कुछ भी आप भौतिक देख रहे हैं, वो उसकी डेरिवेशन है, जो चेतना माइंड की इन्फरेंस है, जो फिज़िकल वर्ल्ड है। जो सत्य है, वो चेतन है, वो माइंड जो है वो मुख्य है और उससे पूरी दुनिया को एक्सप्लेन करने की बात करते हैं। जो बाकी कुछ भी हो रहा है दुनिया में, वो बोलते हैं कि जब तक हम माइंड को नहीं समझते, तब तक हम इसको नहीं समझ सकते और सारी कॉज़ल एक्सप्लेनेशन वो चेतना से निकालना चाहते हैं। इसमें अद्वैत एक धारा है आइडियलिज़्म की, जिसमें वो नॉन डुअलिटी यानी मतलब चेतन सत्ता को प्रमुख मानते हैं और ये जो दुनिया आप देख रहे हो इसको एक तरीके से माया से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं और उसमें सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि फिर ये जो फिज़िकल चीज़ें हैं, ये माइंड से बनी हैं, ये एक्सप्लेन करने में एक एक्सप्लेनेटरी गैप आता है कि जब आप बोल रहे हो कि एक ब्रह्म है जो अपरिवर्तनशील है और उसमें ये एक एक तरीके का एक आभास हो रहा है, खाली ये जो अलग-अलग चीज़ें हैं, पदार्थ हैं और ये सब आप ही के चेतन पे टिकी हुई हैं। इस ये यहाँ पर एक एक्सप्लेनेटरी गैप पाया गया है कि चेतन से आप फिर जड़ चीज़ों को कैसे आप एक्सप्लेन करोगे? तो इसके बारे में कई सारे रिसर्च पेपर के बारे में मैंने किताब में भी उल्लेख किया है, जो इस एक्सप्लेनेटरी गैप पर अच्छे से इसका माने व्याख्या की है उन्होंने कि ये क्या एक्सप्लेनेटरी गैप है। तो इसमें फिर तीसरी थ्योरी ये है कि शरीर और मन 2 अपने में इंडिपेंडेंट तत्व हैं। ये हमारा द्वैतवाद आ गया। उसमें सांख्य है जिसमें प्रकृति और पुरुष वाली बात है और कार्टेशियन डुअलिज़्म है। अब समस्या ये होती है कि अगर ये अलग-अलग तत्व हैं तो ये एक-दूसरे के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं? यहाँ पर ये समस्या है। तो एक में चेतन से जड़ कैसे निकल के आ रहा है, ये समस्या है, दूसरे में जड़ से चेतन का आभास जो हो रहा है, वो कैसे निकल के आ रहा है, ये समस्या है और तीसरे में अगर आप चेतन और जड़ 2 अलग-अलग बोलते हो, जैसे आत्मा एक अलग चीज़ तत्व होती है और शरीर एक अलग तत्व होता है, तो ये दोनों कैसे एक साथ इंटरैक्ट करते हैं, जुड़ते कैसे हैं, कैसे एक दूसरे पे असर डालता है, ये एक्सप्लेन करना एक तीसरी समस्या हो जाती है। तो इस किताब में मैंने एक चौथा प्रपोज़ल रखा है, जिसकी अपनी एक दार्शनिक धारा है, जिसको हम लोग डुअल एस्पेक्ट मोनिज़्म बोलते हैं और इसको आप बोल सकते हैं द्विपक्षीय एकत्ववाद। यानी तत्व तो एक ही है, जिसकी वास्तविकता है, लेकिन ये आभास 2 रूप में होती है। यानी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अब इसमें जो मैंने पाया कि 2 तरीके से इसको देखा जा रहा है कि एक मूल तत्व है जिसके 2 गुण हैं, चेतन और जड़। ये एक हुआ जिसको हम लोग पैनसाइकिज़्म भी बोल सकते हैं। यानी हर चीज़ में एक लेवल ऑफ चेतना तो होती ही है। चाहे आप एटम बोल लें, इलेक्ट्रॉन बोल लें, जो भी बोल लें, लेकिन उसमें कुछ न कुछ चेतना होगी ही और वो चेतना कंबाइन होके कॉम्प्लेक्स चेतना में रिज़ल्ट करती है। ये एक थ्योरी है पैनसाइकिज़्म की। तो वो मूल में जड़ता भी देखते हैं और चेतनता भी देखते हैं। उसका एक बेसिक प्रेज़ेंस और ये कंबाइन हो के कॉम्प्लेक्स चेतना बनती है या कॉम्प्लेक्स जो भी
फिजिकल रचनाएँ भी होती हैं। लेकिन इसमें एक समस्या पैदा होती है, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम। क्योंकि चेतना हमें जो आभास होती है तो ऐसा लगता नहीं है कि वो किसी चीज़ की कॉम्बिनेशन से बनी हुई है, उसके सब डिविज़न्स हैं ऐसे। ये एक एक कंप्लीट फीलिंग होती है मतलब, है ना? तो कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम जो है इस बात को मैंने उसकी अपनी समस्याएँ हैं कि एक मिनिमम चेतना क्या है और वो कैसे कंबाइन हो के कॉम्प्लेक्स चेतना बनी। अब मेरा जो प्रपोज़ल है इसमें वो ये है कि डुअल एस्पेक्ट मोनिज़्म बोलता है कि एक साइकोफिजिकली न्यूट्रल तत्व है। वो ना तो जड़ है, ना चेतन है, लेकिन उसके विभाजन पर जड़ता और चेतनता पैदा होती है ना? तो इसकी अपनी परंपरा है। अब वो सब बातों को हम छोड़ के डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं कि ये साइकोफिजिकली न्यूट्रल क्या है? मैंने ये प्रपोज़ल रखा है कि साइकोफिजिकली न्यूट्रल जो है वो एक तरीके की एक समग्रता है। और वो समग्रता का वो उसका ओंटोलॉजिकल सत्य है, उसकी वास्तविकता है, समग्रता। और वो ना तो भौतिक है, ना तो जड़ है। अब वो जब स्प्लिट करती है, तो वो सिमेट्री उसकी टूटने के कारण वो 2 के रूप में अपीयर करती है, अंदर और बाहर। अब इसमें मन और शरीर को लिंक करने की समस्या नहीं आती, क्योंकि वो उसके चीज़ तो एक ही है, लेकिन वो 2 के रूप में आभास हो रही है। जैसे एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, तो अब उसमें आपको लिंक अलग से नहीं बनाना, है ना? तो आप अगर साइकोलॉजिकली स्ट्रेस होते हो, तो ज़ाहिर-सी बात है एक ही तत्व पे काम हो रहा है, लेकिन वो बाहर से देखोगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है और अंदर जो है टेंशन की फीलिंग आ रही है। अगर आप 2 तत्व करके लेते हो तो आपको ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ये आत्म तत्व इस शरीर से कैसे लिंक होके ये चीज़ें हो रही है कि आत्मा को ये फ़ील हो रही है कि नहीं हो रही है और आपको अलग से शरीर में क्या मतलब कि फिर वो कौन कारण है और कौन कार्य है, ये आपको बताना पड़ेगा और वो कारण-कार्य कैसे काम कर रहा है। ये समस्या डुअल एस्पेक्ट मोनिज़्म में नहीं है, क्योंकि वो बोल रही है चीज़ तो एक ही है, बस आपको अंदर से ये फ़ील होता है और बाहर से देखोगे थर्ड पर्सन व्यू से तो वो बाहरी दृष्टिकोण दिखेगा, जो किसी को भी दिखेगा। माने कोई भी डॉक्टर आएगा तो ब्लड प्रेशर उसको दिखेगा कि ये बढ़ रहा है और अंदर उसको सब्जेक्टिवली फ़ील हो रहा होगा कि भई मेरे को टेंशन हो रही है। तो ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हो गए उसी साइकोफिजिकल न्यूट्रल तत्व के। ये जो साइकोफिजिकल न्यूट्रल तत्व है, ये एक्चुअल में मैंने प्रस्ताव रखा है कि ये ना तो मैटर है, ना तो ये अ अ, माइंड है। ये 5 एक्जिस्टेंशियल नेसेसिटीज़ बोल रहा हूँ उसको या फिर 5 तत्व हैं, जो एक एक पॉसिबिलिटी के रेल्म में ये चीज़ें हैं। एक तरीके के ये मैथमेटिकल फ़ॉर्मूला जैसे बोल लो टेम्परेरीली समझने के लिए। ये फ़ॉर्मूलाज़ जब एक्टिवेट होते हैं, तो ये संभावना की स्थली से वास्तविकता को जन्म देते हैं। यानी ये वो सत्य हैं, जो ना तो मन है, ना तो शरीर है, लेकिन ये दोनों को पैदा करते हैं, जब वो एक्टिवेट होते हैं। तो ये यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ मैं, संभावना से वास्तविकता। तो जो वास्तविकता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम इलेक्ट्रॉन को देखने जाएँ, तो इलेक्ट्रॉन को जब वैक्यूम में रखा जाता है, तो वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन नहीं बचता, वो एक पॉसिबिलिटी का डोमेन बचता है, मतलब एक मैथमेटिकल इक्वेशन जैसा हो जाता है। उसकी कोई ठोस जगह नहीं होती, जहाँ पे वो बोला जाए कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। वैक्यूम में जब इलेक्ट्रॉन शूट हो रहे हैं और वैक्यूम कंडीशन है, तो वो एक उसके साथ आप इंटरैक्ट करोगे तो वो इलेक्ट्रॉन कोलैप्स हो जाएगा, वेव कोलैप्स हो जाएगा और वो डेफिनिट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। लेकिन इंटरैक्शन से पहले वो एक पॉसिबिलिटी के डोमेन में रहता है। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि जो मूल वास्तविकता है, वो संभावना से एक कॉन्क्रीटनेस की तरफ बढ़ रही है। पहले वो डेफ़िनिट नहीं होती है, लेकिन वो संभावना की स्थली में होती है और वो संभावना की स्थली जब एक्टिवेट होती है, तो वो स्पंदन जो है, वो एक डेफ़िनिटनेस को प्रोड्यूस करता है। इसी तरह जब हम मैं की तलाश में जाएँगे,
तो जिसको हम लोग ठोस देख रहे हैं, वो जब हम और गहरे-गहरे जाएँगे, तो वहाँ पे हमें एक फ़ील्ड का आभास होगा, कुल मिला के। तो जो हमारी डेफ़िनिटनेस है, वो एक हमारे जो विचार हैं, जो एक मतलब हमको फ़ील होता है, ये डेफ़िनिट विचार है। ये एक एक पॉसिबिलिटी के डोमेन से, एक फ़ील्ड वाली ज़ोन से अपीयर होते हैं। तो ये जो रियलिटी है, ये लेयर्स में है। वो पॉसिबिलिटी स्पेस से एक्चुअलिटी में ट्रांसलेट होती रहती है और पॉसिबिलिटी स्पेस पाँचों तत्वों से बनी है। वो उसके नियम हैं, वो स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशंस हैं, जो जब एक्टिवेट होते हैं, तो वो एक्टिवेट होके उस कोई भी चीज़ को वास्तविक होने के लिए ये पाँचों प्रिंसिपल्स की ज़रूरत होती है, तब जाके एक वास्तविकता पैदा होती है और वो हर क्षण पैदा होती रहती है। जब वो वास्तविकता पैदा होती है, तो वो 2 में स्प्लिट मारती है। हर वक़्त उसका एक सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिलेशन बनता है। अब ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिलेशन जो है, वो 4 प्रकार के होते हैं। एक जागृत, एक स्वप्न, एक सुषुप्ति, एक तुरीय, एक या चतुर्थ मैं उसको बोल रहा हूँ, है ना? तो ये 5 तत्व जब स्पंदन करेंगे, तो एक समग्रता पैदा होती है और उस समग्रता के विभाजन से एक सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट स्प्लिटिंग होगी और जैसा 5 तत्व होगा, वैसा अनुभव वो चीज़ फ़ील करेगा। तो शुरुआत में ये 5 तत्व जब एक्टिवेट हुए, तो एक ही 5 तत्व का एक श्रृंखला था, एक सर्किट थी, जिसमें एक ब्रह्म पैदा हुआ और वो ब्रह्म ने सिर्फ़ अपने आप को सेल्फ एक्सपीरियंस किया क्योंकि और कोई दुनिया वहाँ पर थी नहीं, उसके कोई हाथ-पैर और थे नहीं जिसको और बाहरी रूप से वो अनुभव करता। वो 5 तात्विक होलोन या सर्किट जो भी था, वो उसको एक माने एक प्रकार की वो फर्स्ट यूनिट बनी, सबसे सिंपल यूनिट, जिसके अंदर चेतना भी पैदा हुई और जड़ता भी पैदा हुई। और वहाँ से वो वो जो कॉस्मिक डॉट रूप में था, जो इनएक्टिवेट पंच तत्व थे, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये कंडेंस्ड होके थे, तो वहाँ पे कोई एक्टिवेशन नहीं था। तो वो आकाश बिंदु रूप था। अब वो जब एक्टिवेट हुआ, तो वो एक बीज रूप हो गया, ब्रह्मांडीय बीज रूप, जिसको हम ब्रह्म बोल सकते हैं। तो एक्टिवेटेड स्थिति में आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी जब एक्टिवेट होंगे, तो ब्रह्मांडीय बीज पैदा होगा जिसमें चेतनता और जड़ता होगी। अब वो ब्रह्मांडीय बीज जब फिर से अपने आप को सेल्फ रियलाइज़ करते हुए वो ये एक्टिवेट करेगा कि मैं अपने में परिवर्तन करना चाहता हूँ, तो वो वही पंच तत्वों के अनेकों सर्कल बनने लग जाएँगे। श्रृंखला में और उन्हीं अनेकों सर्कल की श्रृंखला में अनेक टाइप के एंटिटीज पैदा होंगे जिनके अपने अनुभव होंगे। तो अगर पांचतात्विक संरचना ऐसी है कि वो खाली जड़ता है उसमें तो वो जो वो जैसे पत्थर है उसमें कोई ऐसी चेतना नहीं होगी। जब फिर अगर प्लांट है तो उसमें एक टाइप की बायोलॉजिकल चेतना होगी। अगर वो एक जीव है तो उसमें एक मिनिमम लेवल ऑफ एक कॉन्शियसनेस होगा जहाँ पे एक इंटेंशनैलिटी होगी, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होगा, एक अपने आप को बनाए रखने की, जीवित रखने की एक प्रयास होगा और फिर अगर एक दूसरी पंचतात्विक संरचना होगी, तो वहाँ जैसे हम लोग हैं जिनमें सेल्फ अवेयरनेस है, तो वो हमें आभास होगी। तो ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट स्प्लिटिंग जो है वो समग्रता के विभाजन से पैदा हो रही है और इससे हम लोग माइंड मैटर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। है ना? तो ये बेसिक डुअल एस्पेक्ट मोनिज़्म का एक मैंने बेसिक रख दिया। इसकी और टेक्निकल उसमें विवेचना है कि कैसे पंच तत्वों का क्या मतलब है और वो किस टाइप के किस टाइप से हमारे अंतःकरण, बाह्यकरण का पूरा रचना हो रहा है। हम जो कुछ भी सृष्टि में देख रहे हैं, वो सब पंच तत्वों से कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, अंदर भी और बाहर भी। यानी एक ऐसा सूत्र जो साइकोलॉजिकल फंक्शन को भी एक्सप्लेन कर रहा है और बाहर की भौतिक जगत को भी एक्सप्लेन कर रहा है। हमें एक वो की मिल गई है ना? क्योंकि अभी तक ये जो साइकोलॉजिकल है और जो बाहर के लॉज़ हैं, उनका कोई रिलेशन नहीं बैठ रहा था, कोई एक यूनिवर्सल चाबी से। तो अब ये पंच तत्व वो की है जिससे हम लोग वो पैरेलल्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये मतलब इसका बेसिक प्रीमाइस है और अगर हम इसका सुख से ये रिलेशन है कि हर पंचतत्व एक बड़े पंचतत्व के माने एनवायरनमेंट में जी रहा है और अपनी पंचतात्विक एंटिटी को बनाए रखने के लिए
वो खुद तत्वों को अंदर लेता है और उसका एक सर्कल बनता है। तो जो सुख है वो बेसिकली है कि जो भी आपका एनवायरनमेंट है, उसमें आप अपने आप को कैसे लंबे टाइम तक माने उसमें वो जो भी हेल्दी कंडीशन में बना के रख सकते हो, और वो जो फीलिंग आती है सुख की, वो बेसिकली इंडिकेट करती है कि ये चक्र बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द एनवायरनमेंट, और वो फीलिंग हमें सुख का आभास देती है। तो डिटेल में सुख की भी थोड़ी थ्योरी है जो आप ही के किताब से काफ़ी कुछ इंस्पायर्ड है उसमें, जो सुख के बारे में आपने बातें रखी हैं। तो ये एक बेसिक थ्योरी है जिसमें मैं बेसिकली डुअल एस्पेक्ट मोनिज़्म के ट्रेडिशन को थोड़ा मॉडिफ़ाई करके एक वास्तविकता की पूरी एक समग्र थ्योरी पेश कर रहा हूँ। है ना? इसमें अगर जो दिक्कतें जो पहले के थ्योरीज़ में आ रही थी, मैंने जैसे चर्चा करी कि हम वास्तविकता को अगर हम भौतिक मानते हैं तो समस्या आ जाती है, अगर हम खाली चेतन मानते हैं तो समस्या आ जाती है। अगर हम एक बोलते हैं कि मूल में तो भौतिक और चेतन दोनों हैं, लेकिन थोड़ा उसको बताना पड़ेगा कि कॉम्प्लेक्स चेतना फिर कैसे पैदा होती है। तो ये साइकोफिज़िकली न्यूट्रल करने की ज़रूरत इसीलिए पड़ी। ये बात अ, हाँ, ये नहीं हाँ, जैसे इस बात को मैं ऐसे करके बोलता था, जैसे हुँ, कि जो गहरी नींद है हुँ। वो तो न्यूट्रल जैसी कंडीशन होती है। जैसे जब हम गहरी नींद में होते हैं तो साइकिक तो काम नहीं करती उस समय, नहीं, जैसे आपने लिखा है कि और गहरी जो नींद में जब आप होते शरीर हो, है, हाँ, और नहीं, नहीं, किसकी बात कर रहे हो? सुषुप्ति अवस्था की? हाँ, हाँ, तो उसमें तो आपने बोला है ना कि ये कंडेंस्ड चेतना हो जाती है, माने बहुत लो चेतना होती हाँ, है ना? बहुत, जैसे हाँ, अ, मतलब 0% निष्क्रियता 5 टाइप हाँ, की है। निष्क्रिय टाइप लेकिन होती है ना हाँ, कुछ? हाँ, 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 होती है, हाँ, जीवन होता है वहाँ पे। हाँ, 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 हम्म। तो उसमें वो वो न्यूट्रल नहीं, और वो हाँ, जो उसके अलावा जो फोर्थ कंडीशन है जो हाँ, बेहोशी वाली है, बेहोशी वाली। वहाँ तो जीरो हो जाती हाँ, 0 हो जाती है ना? है। हाँ, केवल जो मिनिमम सपोर्ट सिस्टम है वो चलता रहता है, हाँ, बिल्कुल। जो भी हाँ, जैसे आपका है। हाँ, तो उसी से इस बात को समझ सकते हैं कि जो ये समष्टि है, हाँ, जो एंटायर है, हाँ, वहाँ पर भी वो जो फोर्थ स्टेज है वो इसी तरह की है कि वो डीप रिलैक्स में, माने बोले तो चतुर्थ अवस्था में, जहाँ कॉन्शियस पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाती है, और एक जो जैसे हम लोग प्राइमरी एलिमेंट बोल रहे हैं, प्रथम तत्व हाँ, बोल रहे हैं, हाँ। वो अपनी एक मिनिमम उसमें बना रहता है, मिनिमम एक्टिविटी में। नहीं, नहीं, आप ये माने जो प्राइमरी तत्व है, हाँ, उसको हम लोग देखिए यहाँ पे जो डिफ़रेंस आ रहा है, वो ये है कि क्या मैं उसको कोई वस्तु बोलूँ या नहीं बोलूँ? अब वस्तु किस अर्थ में बोलेंगे उसे? तत्व जैसे हम लोग बोल रहे हैं एक तत्व, तो माने तत्व की माने समथिंग इज देयर। जो समथिंग है ना, उसको जब इसे हम इसे इसे जैसे ऐसे बोलें, जैसे जब हम बेहोश हो जाते हैं हाँ, तो ये शरीर तो होता फिज़िकल होता है। है ना? हाँ, एज इट इज ही होता है, हाँ, बस कॉन्शियस जो है वो जीरो हो गई होती हाँ, ठीक है। है ना? आप हाँ, इसके साथ कुछ भी करो तो कॉन्शियस जैसे कोई रिफ्लेक्शन नहीं आता, आप कुछ वो रिएक्ट नहीं तो मैं करते, समझ पता रहा नहीं हूँ। चलता, कुछ हाँ, नहीं होता। लेकिन हम ये तो पूछ रहे हैं ऐसी ही वो जो एक इनिशियल स्टेज है, वो इसी तरह की है कि उसमें जो कॉन्शियस लेवल है वो जीरो है, बाकी जो एलिमेंट है वो अपनी प्राइमरी स्टेज में है, जैसे बॉडी अपनी प्राइमरी स्टेज में रहती है। नहीं, नहीं, और एक मतलब ये बार मैं बताइए। तुलना करके बता नहीं, रहा हूँ, हाँ, तो हाँ। जो फंडामेंटल तत्व है, हम्म, जो मतलब अंतिम रूप से जो फंडामेंटल बोल रहे हैं ना आप, हाँ, उसको आप वस्तु बोल रहे हैं, चेतन बोल रहे हैं या क्या बोल रहे हैं? सब बस प्रथम तत्व बोल रहे हैं। हाँ, तो वही प्रथम तत्व को उसी प्रथम तत्व को ज, मैं ये ज, क्लियर कर रहा हाँ, हूँ। जैसे उदाहरण के लिए ये एक मोबाइल है, तो अभी ये एक्टिव है ना, ऑन है। हाँ, अगर हम इसे ऑफ कर दें हाँ। तो फिर हम इसकी स्क्रीन के साथ कुछ भी छेड़खानी करेंगे तो ये कुछ रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो इसका फंक्शन शट डाउन है, नहीं, नहीं, पर मोबाइल तो है। नहीं, देखिए इसमें हम लोग क्या समस्या क्या हो रही है? हाँ, अब अगर इसको आप वस्तु बोल रहे हैं तो उसे वस्तु बोल सकते हैं, नहीं, नहीं, अगर इसे पदार्थ बोल रहे हो तो उसे पदार्थ बोल नहीं, नहीं, सकते हैं। ये तो आप बोलोगे ना कि क्या है वो? क्योंकि देखिए, फिर वो क्या होगा अगर ये वस्तु है, हम्म। तो वस्तु किसी कारण से एक्टिवेट हो रही है नहीं, और नहीं, किसी चीज को वस्तु हम जब बोल रहे हैं तो हाँ, वस्तु हम बोल रहे हैं कि उसका एक अपना एक, एक कुछ यूजफुल फ्रेम टाइप का है,
नहीं, है ना? अभी जो हम वस्तु बोलते हैं, हाँ, हाँ, तो बिल्कुल। इसीलिए से वस्तु ना बोल के एक ऐसा तत्व बोल रहे हैं जो ऐसे वस्तु जैसे करके तो नहीं है, लेकिन जब हम बोलते हैं पदार्थ, तो पदार्थ हम लोग बोलते हैं ऐसा कि भाई चलो ये पंखा एक पदार्थ है, माने जहाँ चेतन हम नहीं देख रहे हैं उसे पदार्थ बोल रहे हैं। अभी के लोग, हाँ, साइंस भी, हाँ, हाँ, जहाँ चेतन की नहीं देखती एक्टिविटी है, नहीं देख रही उसे वो पदार्थ पदार्थ कह रही बोलती है ना? करेक्ट, करेक्ट। हाँ, हाँ, तो वो फिजिकल बोल रही है उसको। हाँ, तो वो ऐसे समझ लो कि वो उसको उसको फिजिकल बोल रही है। उसको फिजिकल बोल रही है ना, एक मटेरियल बोल रही है, एक फिजिकल बोल रही है। हाँ, 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 लेकिन कुछ एक्टिविटी वहाँ इस तरह की है जो एक एक्टिविटी तो हो रही हाँ, बिल्कुल। है ना? उसके अंदर हाँ, हो रही है और उस तरह से हो बिल्कुल रही हो है। रही है। तो वहाँ में और इसमें इतना फर्क है कि ये एक्टिविटी वहाँ मिनिमलिस्टिक हो जाती है, हाँ, मतलब अब उससे और कम हो नहीं सकती है, जैसे चेतन से उस कम उसी में मैं जीरो से थोड़ा और कम हो नहीं देखो, सकता उसी है। में मैं थोड़ा-सा क्लैरिटी ये तो कर रहा हूँ। बहुत ही नहीं, नहीं। माइनर टाइप की हाँ, है वो, नहीं, नहीं, बोलो वो है वो पदार्थ ही, पर ऐसे करके बोलोगे हाँ, उसमें माने समस्या फिजिकली है। ये है कि देखिए, इसमें 2 बातें उठ रही हैं। हम्म, अगर हम उसको फिजिकल बोलते हैं, हाँ, तो हम इस फिजिकल और उस फिजिकल में खाली एक्टिविटी का फ़र्क करा रहे हैं, एक्टिविटी का ठीक है फर्क ना? करा। तो दूसरी बात ये है कि तो मैं जो बोल रहा हूँ वो ये नहीं है। हाँ, तो जो आप बोल हाँ, रहे हैं इसीलिए वो मैंने ये सवाल किया, हाँ, अब जो आप बोल रहे वो हैं और एक बात है कि इसमें। न्यूट्रल, हाँ, साइको, न्यूट्रल, फिजिकल, साइकोफिजिकली न्यूट्रल। तो साइको तो समझ में आ गया कि हाँ, भाई चेतन नहीं रहा क्योंकि, और जड़ता भी नहीं रही। हाँ, तो अब तो अब ये आप जिसे जड़ता बोल हाँ, रहे हो उसे थोड़ा बताओ। बिकॉज़ अगर मैं जड़ता को रखता हूँ, है हाँ, ना? तो ऐसा चीज़ हो रहा है जैसे आप जड़ता के किसी एक प्रोसेस जड़ता के प्रोसेस को ही एक्टिवेट करा रहे हो, तो चेतनता एक्टिवेट हो रही हाँ, है ना? प्रोसेस को एक्टिवेट करा रहे हो, हाँ, तो चेतनता एक्टिवेट हो रही क्योंकि है। मैं क्या कह रहा हूँ कि पहले जड़ता एक लेवल तक एक्टिवेट होगी, तो तो आपका उसमें चेतनता जो है एक्टिवेट होती है। एक्टिवेट होगी, तो प्रमुख आपका जड़ हो गया ना, हाँ, मतलब है ना? सीरीज में देखेंगे। सीरीज़ में आपका फिजिकल हो गया हाँ, प्रमुख। तो जो फिजिकल एक्टिविटी है एक लेवल तक पहले वो होगी, उसके बाद फिर ये होगी। हाँ, तो आपका एक्चुअली में फिजिकलिज़्म दिख रहा है इसमें। हाँ, उस तरह से हाँ, आप बोल सकते हो हाँ, तो किसी किसी चीज़ का होना पड़ेगा आपके लिए, हाँ, और वो होना जो है वो यही होना हम्म, है ना? यस, यस, लेकिन मैं इसमें एक समस्या मुझे फेस हुई, हम्म, वो ये हुई कि मान लीजिए मैं ये बोलता हूँ कि आकाश फैल रहा है, हम्म, तो चेतनता आ रही है, हाँ, आईनेस आ रही है उसमें, हाँ, है ना? हम्म, तो मुझे ये समस्या हुई कि अब अगर ये आकाश जो फैलता है, जो जड़ आकाश फैलता है, हम्म, तो चेतनता तो उसमें है नहीं, है ना? ये है नहीं से क्या, है नहीं से एक्सप्रेस नहीं क्या हो रही मतलब ना। एक्सप्रेस नहीं हो रही, बस ये हाँ, बोल सकते हाँ, हो। लेकिन तो उसका जो रिलेशन है ना, हाँ, मैटर और माइंड का, क्योंकि कोई भी चीज़ जब एक ही चीज़ के 2 गुण बोलते हैं, तो वो पैरेलली इफ़ेक्ट होना चाहिए। नहीं तो ऐसे इसमें करके नहीं ना, अब जैसे आप पैरेलली रख रहे हो, लेकिन हाँ, हाँ। तो आप जो पैरेलली, मतलब मेरी पैरेलल थ्योरी से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मुझे टेंशन होने पर कैसे यहाँ पर एक्सप्रेस होता है, इसकी एक थ्योरी रख रहा तो हूँ। इसको हम थोड़ा ऐसे भी करके देखेंगे जैसे आप हैं, हाँ, क्योंकि ये दोनों चीजें आप में भी हैं, हाँ। भाई एक तो पदार्थ इसी रूप में भी थ्योरी है हाँ, और एक चेतन रूप में भी है। हाँ। तो आपका जो चेतन है उसे आप कैसे एक्सप्लेन करते हो कि वो किस स्थिति में तो चेतन रहता है और किस स्थिति में तो अचेतन हो जाता हाँ, है ना? हाँ। यहीं पे जो ये मेरे को क्यों क्योंकि करना तो ये पड़ा। चेंज किस में आ रहा है, हाँ, जो ये इम्पैक्ट दिख रहा हाँ, है कि कभी ये चेतन दिख रही है और अभी थोड़ी देर बाद में वो बेहोश दिख रही है। बिल्कुल। तो ये आपकी थ्योरी में ये यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर हम आकाश को मूल मानते हैं, तो क्या होगा कि अब मैं आकाश को जैसे ही फैलाऊँगा, तो ये कैसे चेतनता को ला रही है, ये बात मेरे को बतानी पड़ेगी। हाँ, बिल्कुल। ठीक है? और फिर उसी को बरकरार रखते हुए ये जो विभिन्नता पैदा होगी इसमें, है ना? जैसे ये ब्रह्मांड में आकाश फैलेगा, लेकिन चेतना उसमें नहीं दिखेगी, और फिर जब अलग-अलग प्रकार के यहाँ कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, तो एक लंबा टाइम ले रही है एक डेवलप्ड चेतना के होने में, जो यस, कि मूल में ऑलरेडी होनी थी। मूल की शुरुआत जो है, नहीं मूल में मतलब उस तरह से मतलब ये किस बेसिस पे एक्सप्रेस हो रही है, ये जो आप सवाल मुझसे पूछ रहे हो, ये मैं उधर पे भी थोड़ा-सा दिखा रहा हूँ, हाँ, हाँ, है ना? कि वहाँ पर किस बेसिस पे ये एक्सप्रेस होती है और किस बेसिस पे नहीं होती है, ठीक है? हाँ, तो मैं वही पूछ रहा था आपसे। तो आप अगर मेरे से पूछोगे तो फिर मैं बताऊँगा, और मुझे वहाँ जो समस्या नज़र आई फिर हाँ, वो वो, बताऊँगा, हाँ, है ना? मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ हाँ, कि वहाँ पर मुझे ये शुरुआत इस बात से करनी पड़ेगी, क्योंकि शुरुआत से ही सारी थ्योरी सेट हो जाती है। जी, जी, तो शुरुआत में अगर मैं
आकाश को फंडामेंटल सब्सटेंस बोलूंगा, है ना, फंडामेंटल सब्सटेंस, तो वहीं पर मुझे एस्टेब्लिश करना पड़ेगा इसका चेतनता के साथ क्या संबंध है। वही जब एक लेवल से ज्यादा एक्टिव होता है तो चेतनता लेकिन वो इमर्ज हो एक जाती लेवल है। से ज्यादा एक्टिव जब ब्रह्मांड के फैलाव में होता है, लेकिन वो एक्टिव नहीं होता है नहीं वहां। नहीं, ब्रह्मांड के फैलाव में नहीं। हाँ, जब ब्रह्मांडीय बॉडी रहती है, कॉस्मिक बॉडी होगी ना, ये फैलने से पहले। नहीं तो वो ब्रह्म की बात कर रहे हैं। हाँ, मैं हाँ, ब्रह्म की बात कर तो रहा हूँ। ब्रह्म में जब तो आकाश का फैलना तो होता उसकी भी है, एक बॉडी है, तो उसमें जब एक एक लेवल की एक्टिविटी लेवल पहुंचेगी तो जो चेतन है वो इमर्ज हो जाता है, वैसे ही जैसे हम में होता है। हाँ, तो ये जो एक्टिविटी में एमर्ज हुआ ना, हाँ, तो ये तो इस ऐसा सुनिए तो तो, मैं बता रहा हूँ। हाँ, हाँ, आप जो बता हाँ, रहे हो सुनिए वो क्या है तो वो अगर आकाश के फैलने पर चेतनता फैलने पर नहीं, फिर आकाश के एक्टिवेशन, फैलने पर नहीं करूँगा। तो एक्टिवेशन का क्या मतलब होता है? एक्टिवेशन का मतलब जैसे जैसे सुबह हम जगते हैं तो हम फैलते थोड़ी ना है। नहीं नहीं, अरे हम तो भाई जैसे तो एज इट इज ही रहते हैं, नहीं नहीं, हमारे अंदर एक्टिविटी खड़ी हो जाती नहीं वो एक्टिविटी को डिफाइन करना पड़ेगा ना कि वो एक्टिविटी है। मतलब बॉडी क्या। बॉडी की इनसाइड प्रक्रियाएं वही एक पूछा एक जा रहा लेवल है। से जो हाँ, जैसे यहाँ पे बोले ब्रेन, जब ब्रेन एक लेवल से ज्यादा एक्टिव होता है तो हम चेतन होते हैं। हाँ, तो एक्टिविटी अगर का एक लेवल से कम ब्रेन रहता है तो भाई हम अचेतन आकाश हो की जाते प्रक्रिया घटनी पड़ेगी ना वहां पे, एक्टिविटी का तो मतलब यही है। हैं। आकाश की तो प्रक्रिया को ही बोल रहे हो ना आप। नहीं नहीं, आकाश की प्रक्रिया तो हम वहां पे बोल रहे हैं, अगर उसे हम यहाँ देखें तो यहाँ शरीर में देख सकते हैं। वहां यहाँ शरीर में बताओ ना, ये तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। अगर वहां से समझेंगे बेसिक स्ट्रक्चर से, नहीं तो वो भी अपने आप में एक लेवल का कॉम्प्लेक्स ही है ना भाई। तो कॉस्मिक इसीलिए तो मैं कॉस्मिक को पूछ आप रहा ऐसा हूँ। क्यों सोच रहे हो कि वो कोई नहीं, कॉम्प्लेक्स मैं नहीं है। नहीं सोच रहा ना, मैं ये हाँ, पूछ रहा हूँ कि आकाश, आप मूल तत्व बोल रहे हो और मूल तत्व का एक्टिवेशन कॉन्शियसनेस को बाद में पैदा करता है। हाँ, बाद में पता तो करता वो जो है। एक्टिवेशन है उसका क्या मतलब है, और उसका फिजिकल, तो ये बेसिकली आपकी भौतिकवादी विचारधारा जैसी लग रही है ना। हाँ, ऐसा आप कह सकते हाँ, हो, तो मतलब मूल तो भौतिक है ना। जिस तरह से आपने इसको कैटेगराइज किया है, हाँ, तो उस तरह से इसको पदार्थ हाँ, तो या ये वस्तु या तो ये बोलना गलत हो जा रहा है ना फिजिकल कि, स्थिति, तो ये बोलना गलत हो जा रहा है कि मूल में जड़ और चेतन है। जड़ चेतन का मतलब है कि सीक्वेंस बाद में आ रही है ना चेतनता की। हाँ, सीक्वेंस तो बाद में ही आएगा। हाँ, तो यस यस। ये वो जो हमने थ्योरी रखी है कि जो हाँ, कुछ यहाँ दिख रहा है उसका मूल में भी होना जरूरी है, उसके मूल में विरोधाभास है, में आ लेकिन रही है। इनेक्ट के रूप में ना, पोटेंशियल के रूप में देखो, होता है। चीज जब एक्टिवेट होगी ना, नहीं जड़ता, तो देखो, पहले जड़ता आ रही है। देखो जैसे हम बेहोश होते हैं तो नहीं, उस समय तो हम कॉन्शियस नहीं होते। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ लेकिन आपको। लेकिन क्या सच में हम कॉन्शियस नहीं है? नहीं, जब हम बेहोश होते हैं हमारी संभावना में है ना कि जैसे ही बेहोशी का तो कारण हटेगा तो जो होश है वो नहीं, 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 तो इसमें क्या हो रहा है ना, होश जो है हम्म, वो डिराइव्ड प्रॉपर्टी हो रही है, पैरेलल हाँ, प्रॉपर्टी नहीं हो रही है। ड्राइव्ड ही है, पैरेलल नहीं है हाँ, ड्राइव्ड ही। हाँ, तो इसलिए लेकिन समस्या ये लेकिन हो रही। उसके पहले संभावना के तौर पे है, जैसे आपने बोला इलेक्ट्रॉन का बताया आपने नहीं, मेरी कि संभावना भाई की थ्योरी इलेक्ट्रॉन जब थोड़ी तक अलग है किसी ना। से इंटरेक्ट देखो, नहीं करता है तब तक वो एक पोटेंशियल के रूप में रहता हाँ, है तो नहीं, नहीं, सुनिए, सुनिए। ऐसा नहीं ना कि हाँ, है नहीं है। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि हम्म ये जो हम एहसास कर रहे हैं ना, हम्म, ये एहसास मूल में नहीं है। ये एहसास का बेसिस जो है वो जड़। मूल में ही है, लेकिन हाँ, मूल में भी ऐसे ही है। जैसे अभी हम जगे हैं तो देखो, अभी हमें एहसास है, अभी हम बेहोश हो जाएंगे तो हमें नहीं होगा। नहीं तो ऐसे ही, नहीं तो बेहोश जब लेकिन आप, हम तो मूल ही है। देखो अभी दो चीजें आप पैरेलली रन कर रहे हो। हम्म एक आप कर रहे हो बेहोश होना, हम्म लेकिन इसका फिजिकल एक्सप्लेनेशन जो है आप बोल रहे हो एक्टिविटी का कम होना। हम्म, करेक्ट। यस। तो एक अभी आप पैरेलल चल रहे थे, नहीं चल रहे हो। नहीं नहीं, हम नहीं चल रहे पैरेलल। पैरेलल इस रूप में चल रहे हैं कि ये जो चेतन की संभावना है, अगर आप उस ब्रह्म की बेहोश वाली अवस्था से करोगे तो, ब्रह्म की बेहोश वाली अवस्था में भी आप एक या होना हमारी बेहोश वाली अवस्था देखो, से ब्रह्म करोगे के बेहोश वाली अवस्था में भी आप एक एक्टिविटी बनाए रख रहे हो। तो एक लेवल की एक्टिविटी तो बनी रहती हाँ, है, लेकिन वो नहीं जो तो वो तत्व ही नहीं एक्टिविटी, बना रहेगा। हाँ, तो वो जो एक्टिविटी है, जब हम्म, आप उसको बढ़ाओगे, हाँ, जब वो बढ़ती है, सही बात है। देखो हम यहाँ पर अगर पैरेलल, एक बात है कि शरीर, एक थ्योरी ये है कि शरीर और मन एक ही चीज के दो पहलू हैं। या तो इसको हम मेंटेन करके चलें, या फिर हम ये करके चलें कि ये जो मन है ये किसी दूसरे कारणों से पैदा होता है। ये जो आप कहते हो ना पैदा होता है, हाँ, ये ना बोल के हम इसे ऐसे बोलें कि एक्टिवेट होता है तो
पहले से जो मतलब मैं जो कह रहा हूँ हाँ, है तो पहले से, जैसे इस शरीर में चेतन का नहीं, फंक्शन पहले से मौजूद अरे है। देखो, इसको 2 तरीके से कर सकते हैं ना एक्टिवेट। हाँ एक तरीका ये है कि आप भौतिकता और चेतनता, इन दोनों को, मतलब कि आप ये बोल रहे हो कि भौतिकता जो है ना? ये जो भौतिकता है, ये इसका अंदर और बाहर, ये जो सीक्वेंस हम पैरेलली एस्टैब्लिश कर पा रहे हैं, वो इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि एक ही चीज़ पे काम हो रहा है। अगर 2 अलग-अलग चीज़ पे या एक के बाद एक पे चीज़ पे काम हो रहा होता, तो फिर मुख्य कारण इस भौतिकता को माना जाता। यानी कि भौतिकता अंदर के कारणों को पैदा करती है। नहीं, तो फिर आप क्या कह रहे हैं कि चेतन का कोई कारण नहीं है? अगर उसका कोई कारण ना होता अरे मैं तो ये जैसे थोड़ी बोल रहा हूँ भौतिकता अचेतन लगातार का बनी, कारण नहीं है। जैसे भौतिकता लगातार बनी हुई है वैसी चेतनता भी लगातार बनी रहती, अगर ये दोनों भौतिकता लगातार नहीं बनी है ऐसे ना, पैरेलल है, बनी तो है। नहीं बनी है ना। हम्म, भाई इलेक्ट्रॉन के केस में नहीं बनी ना। कैसे नहीं बनी इलेक्ट्रॉन की? हाँ, मतलब वही तो, इलेक्ट्रॉन तभी तक क्या तो समझा? आप इलेक्ट्रॉन को क्या बोल रहे हो कि वो, इलेक्ट्रॉन तो भौतिक है, तो जब इलेक्ट्रॉन भौतिक है। उसमें भी एक चेतना का जो कैटेगरी है, हम्म, वो वो है कि अनकॉन्शियस है ना? माने उसमें चेतनता, सब्जेक्टिविटी नहीं है, नहीं है, वो हाँ एक कैटेगरी हाँ। है ना? हम्म, और अ, वो हर चीज़ में मैं एक पैरेलल कैटेगरी बना रहा हूँ, मैंने सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव हर चीज़ में बना रहा हूँ। नहीं वो तो आप बना रहे हो, पर हाँ, द- कैसे इसको थोड़ा बताओ कि ये जो चेतना है। चेतनता है, हाँ, जैसे हाँ, ही चेतनता है तो ये कभी होती है और कभी नहीं होती है, तो पता है ना? और भौतिकता भी नहीं होती है ना? वो भी आप एक्सप्लेन कीजिएगा हाँ, कि हाँ, भौतिकता कब नहीं होती है, या किसे आप अभौतिक कह रहे हो? कहीं कोई बहुत हल्की वाली चीजों को तो अभौतिक नहीं बोल दे रहे हो? नहीं, जैसे मैग्नेट में मैग्नेटिक नहीं, फील्ड नहीं, है, ये उसे तो ये अभौतिक नहीं कह रहे हो? नहीं, नहीं, हाँ, तो फिर हाँ, थोड़ा समझाओ कि अभौतिक क्या कह रहे हो और हाँ, अभौतिक क्या है? अभौतिक ही वो तत्व हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो आयुर्वेद में हाँ जब हम डॉक्टर कोई डायग्नोसिस करता है, तो वो आपके दोष और प्रकृति को पकड़ता है ना? तो हाँ, वो क्या है, वो ये है, क्या बोलते हैं उसको, तमस है, सिम्टम्स सॉरी, देखता है। ये जो पित्त है, वात है, कफ है। हाँ, वात पित्त कफ। हाँ, और वात, पित्त, कफ क्या है, वो पाँचों तत्वों में, जिसकी जैसे अग्नि तत्व, मतलब वो जो समीकरण होते हैं, हाँ अलग हाँ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से ये 3 चीज़ें बनी हैं, हाँ पाँचों तत्वों के ही हैं। हाँ हाँ। वो कभी भी पाँचों तत्वों के साथ डायरेक्टली इंटरैक्ट नहीं कर सकता, कभी भी, कौन? आयुर्वेद डॉक्टर या कोई भी टेक्नोलॉजी। सुनिए तो मैं जो बोलने की हाँ, कोशिश कर रहा हूँ। नहीं मैं थोड़ा समझता भी चलूँ ना साथ हाँ, साथ, क्या हाँ, कह रहे हो? क्या है कि हम अ, जो अभौतिक है, जो साइकोफिज़िकली न्यूट्रल है, उसको कभी भी डायरेक्टली मेज़रमेंट के दायरे में नहीं ला सकते, और यही चीज़ नहीं, इलेक्ट्रॉन जैसे वेव के, उदाहरण के लिए। हाँ, इलेक्ट्रॉन वेव के, यही तो उदाहरण है ना। जब मैं आपके नाड़ी को पकड़ता हूँ हम्म, और इफ़ेक्ट देखता हूँ तत्वों का, मैं तत्वों के इफ़ेक्ट को तो पकड़ सकता हूँ, अग्नि के साथ डायरेक्टली इंटरैक्ट नहीं कर सकता, अगर वो भौतिक होती। नहीं तो जैसे अग्नि मतलब किसको कह रहे हो फिर? अग्नि माने, अग्नि तत्व, अग्नि तत्व माने क्या? जैसे ये भी आपको बताना पड़ेगा फिर, हाँ, वो तो मैं, मेरी क्योंकि थ्योरी में क्योंकि अभी तो अभौतिक है अग्नि का ना। मतलब तो कोई एक कोई चीज ही होती है जो गर्म है टाइप की। हाँ, तो यहाँ पर सारी चीज़ें पाँचों तत्वों से बनी हैं। हाँ, मतलब नहीं तो वो आपको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा ना, मैंने तो जैसे उनको गुणों के आधार से उनके नाम दिए हैं। नहीं, नहीं, आप तो गुणों के आधार से बोल सकते हो कि अग्नि की इसमें जैसे वर्क मैं ज़्यादा पृथ्वी है। तत्व बोल रहा हूँ तो जैसे कुछ सॉलिडिटी टाइप की है, इसे मैं हाँ, पृथ्वी बोल रहा हाँ, हूँ तो लेकिन ये तो सॉलिडिटी तो है। पाँचों तत्व है ना इसमें, नहीं, पांचों है, पांचों में सॉलिडिटी। ज़्यादा है। हाँ, तो मैं उसे उसे करूंगी ये पृथ्वी तत्व है। इसे नहीं, देख भी सकते हो, जो अरे देखने का, इसे नहीं, छू भी सकते हो। ये तो लकड़ी है, इसमें लकड़ी पृथ्वी है। तत्व की अधिकता है, लेकिन हाँ, दूसरे तत्व भी है ना। तो आप जिसे छू रहे हो वो पृथ्वी तत्व को ही छू रहे हो, लकड़ी में जो पृथ्वी नहीं, तत्व है। नहीं, हम पाँचों तत्वों को छू रहे हैं, अलग से कहाँ से छुओगे? नहीं नहीं, आपको जब डॉक्टर छूता है, तो वो आपके पृथ्वी तत्व को छूता है या पाँचों तत्वों को जानता है? सिम्टम्स के आधार से जानता है ना। वही तो बोल रहे हैं। हाँ, क्योंकि इस हाँ, पृथ्वी तत्व पर उनका भी प्रभाव आ रहा है, अरे पृथ्वी तो तत्व पे यहाँ नहीं तो आ हम देख रहा, लेते हैं। वो चारों चार पांचों नहीं तत्व नहीं, एक देखो, साथ बने हुए हैं। अगर आप लोहे के टुकड़े को गर्म करो आपके हिसाब से थोड़ी क्या देर ये के लिए। दुनिया में कहीं कोई ऐसी जगह है जहाँ पांचों तत्व नहीं है? हाँ, कोई ऐसी जगह है? कोई ऐसी जगह नहीं होगी, तो मतलब क्या ऐसी जगह कम होगी ज्यादा तो जहाँ पे होंगे। खाली आकाश होगा? खाली आकाश मतलब?
अरे भाई, आप बोल रहे हो ना आप पृथ्वी से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हो, तो डायरेक्ट आकाश से भी कर सकते हो क्या? नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ ना। वही आप तो पूछ रहा हूँ नहीं तो आपसे। आप ऐसा समझ रहे हो। नहीं तो मैं पृथ्वी तत्व से मैं क्या क्यों कह रहा इतना हूँ? लगाव है आपको नहीं, कि आकाश को मैंने छोड़ तो दिया? मैंने तो उदाहरण दिया ऐसे ही। वही तो पूछ रहा हूँ उदाहरण के बेसिस कोई भी ले पर। लो, अग्नि ले लो, हाँ, वायु ले लो, तो आकाश ये ले लो, तो कोई भी क्या ले आप लो। अग्नि को छू सकते हो? छूते ही हैं। अरे वो तो पांचों तत्वों से बनी होती है। नहीं, फिर आप नहीं समझ रहे। जैसा आपने पूछा ही आप कि शरीर क्या कोई ऐसी जगह है जहाँ पांचों तत्व नहीं है, आपने पूछा ना। मैं ये पूछ तो रहा हूँ इसका मतलब है छू आइसोलेशन। सकते हो हर जगह। हाँ, तो हर जगह पांचों तत्वों के इफेक्ट को छुओगे ना। पांचों तो तत्व इफेक्ट को ही तो हम लोग समझते हैं ना। हाँ, तो वो वस्तु नहीं होती ना, मतलब वस्तु का आभास होता है ना वहां पर। तो यही तो मैं आपसे हाँ, पूछ रहा हूँ कि माने जो। लेकिन जो तत्व है, हाँ। जो वस्तु है, हाँ। वो पांचों तत्वों से बनी है। हम वस्तु को अनुभव करते हैं। आप जैसे वस्तु को अनुभव कर रहे हो, तो जब उसमें ये बात आप जानते हो कि भाई अब ये अग्नि हाँ, है ना? हाँ, तो उसका कोई लक्षण होता है जिससे आप कहते हो कि अब इसका इसमें एक अग्नि है भाई? हाँ, किसी लक्षण से हाँ, जानते हो ना? लक्षण से ही जानते हैं, तो वही तो मैं बोल रहा था कि ये प्रकृति तो आपकी ये है। लक्षण को क्या आप अभौतिक कह रहे हो, ये मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, ये लक्षण जो है वो लक्षण को भौतिक नहीं, मतलब जो तो तत्व अभौतिक हैं, क्या है? तत्व को। फिर नहीं समझ में आया। तो जैसे एक लकड़ी तत्व, ये इसको हाँ, क्या कह रहे हो? ये क्या है ये लकड़ी? वस्तु है। जैसे तो ये एक वस्तु है। हाँ, इस वस्तु में ये मैटर है। ये है मैटर। हाँ, और इसमें अमैटर किसको कह रहे हो? ये इसके पीछे एक पोटेंशियलिटी की रेल्म है, जहाँ पर ये पांच तत्व जैसे एक वीडियो गेम समझ लेते हैं, ठीक है? हाँ। एक वीडियो गेम में क्या होता है, जैसे एक सिमुलेटेड वर्ल्ड है ठीक है। और मैं उसमें एक कैरेक्टर हूँ। हम्म। तो थोड़ी देर के लिए ऐसा करके देखते हैं कि मैं, मान लीजिए, शोले पिक्चर चल रही है, वो स्क्रीन है, उसमें मैं अमिताभ बच्चन हूँ। ठीक है। तो एक दुनिया जो है अमिताभ बच्चन को दिख रही होगी, सामने हम्म। धर्मेंद्र ठीक है। है ना? अब एक थर्ड पर्सन की दृष्टि से देखोगे तो एक समग्रता दिखेगी स्क्रीन में। ठीक है। वो हो गई समग्रता। ओके। उस समग्रता का लोकलाइज्ड अनुभव अमिताभ बच्चन कर रहा है, क्योंकि वो अपने पीछे तो देख नहीं पा रहा, हाँ। है ना? हम्म। एक लेयर ऑफ रियलिटी हुई जो अमिताभ बच्चन देख रहा है। हम्म। एक लेयर ऑफ रियलिटी हुई वो जो समग्रता है स्क्रीन में, जहां धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, पूरी सारी सब कुछ है। हाँ। एक लेयर ऑफ रियलिटी वो हुई जो उसके पीछे जो प्रकाश की किरणें आ रही हैं, है ना? अब उस वो प्रकाश की किरणों से अनुभव और वस्तु, ये दोनों चीजें पैदा होती हैं। लेकिन इसमें आप अभौतिक किसे कह रहे ये हो? प्रकाश की वो किरणों को, समझा रहे थे आप हमें। हाँ, उन प्रकाश की किरणों तो को प्रकाश की किरणों ये को आप वस्तु के अभौतिक बोल कैटेगरी रहे में हो? नहीं आएंगी, वो उसके पीछे बैकग्राउंड रियलिटी है। ये एन एग्जाम्पल के तौर पे, अब किरणें तो वस्तु ही है, नहीं, लेकिन वो हाँ, मैं लेकिन समझ ये गया। एग्जाम्पल के तौर पर हाँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर उन किरणों को डायरेक्टली अनुभव नहीं कर सकता, क्योंकि अनुभव की प्रक्रिया उन किरणों से निर्मित हुई हम्म। है ना? तो किरणें जो हैं वो एक बैकग्राउंड रियलिटी है, जब वो एक्टिवेट होती हैं तो एक समग्र रियलिटी प्रोड्यूस होती है। उस समग्र रियलिटी में मैं जहाँ खड़ा हूँ, वहां से मुझे एक लोकलाइज्ड एक्सपीरियंस होता है उस समग्र पंचतात्विक होल का, एक विभाजन। ठीक है? जैसे ये समग्रता जो है, ये पूरी दुनिया, ये पूरा ब्रह्मांड पांच तत्वों का बना है। हम्म। ये पांच तत्वों का लोकलाइज्ड एक्सपीरियंस मुझे हो रहा है कि मैं ये ऐसे करके देख रहा हूँ और अंदर और बाहर फील कर रहा हूँ। हम्म। ठीक है? और ये जो ब्रह्मांड के पांच तत्व हैं, इनसे मैं डायरेक्ट वाबस्ता नहीं हो सकता, उनसे डायरेक्ट उनके साथ छेड़खानी नहीं कर सकता, क्योंकि छेड़खानी करने का मतलब वो उसके छेड़ इफेक्ट है सब। छेड़खानी तो नहीं, फिर भी मैं इस चीज को थोड़ा सा ऐसे अलग। करके नहीं समझ पा रहा हाँ, हूँ कि आप मैं उसके साथ इंटरेक्ट करने के लिए, मैं जो यहाँ नहीं, पर, कोई जैसे कोई यहाँ की कोई वस्तु लो, अपने आप को लो या देखिए यहाँ पर जिंदा जो कुछ वस्तु लो भी या है, कोई भी लो, इसमें अभौतिक इसमें किसको कहाँ कह रहे हो? देखेंगे, ये तो सब हमारा अनुभव का सारा डोमेन ही भौतिक में आता है ना, तो भौतिक और चेतन में आता है। तो तो फिर जो आपने देखा नहीं, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं किया, अरे अरे समझ नहीं तो रहे किस आप। आधार पे कह रहे हो कि फिर कोई अभौतिक ये स्थिति है? दर्शन की एक वो होती है, वे होता है जिसमें हम लोग जो चीजें, ये तो मॉडल ही ऐसा है ना कि भाई ये जो अनुभव है वो किससे बना हुआ है, वो एक संभावना जगत से बना हुआ है, क्योंकि उसमें संभावना मतलब ये भी जो आप कहते हो संभावना, हाँ, तो संभावना का परिवर्तनशीलता, इसी जो फंडामेंटल है ना, फंडामेंटल कोई भी वास्तविकता होने के लिए
उससे ज़्यादा प्राथमिक रिक्वायरमेंट उसकी संभावना होना है। तो ये जो संभावना बदलाव है, संभावना तो हम उसे कह रहे हैं ना जिसका हमें नहीं मालूम है कि क्या होगा। नहीं, नहीं, हमें इतना पता है कि ये भी हो नहीं, सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी नहीं, उसे हम संभावना बोल रहे हैं, नहीं, लेकिन नहीं, होगा तो कुछ एक ही। होगा कुछ एक ही, हाँ लेकिन कोई चीज़ जो जैसे मान लीजिए कोई एक आप कल्पना करते हो ना एरोप्लेन की मान लीजिए, हाँ उसमें हम लोग कुछ मैथमेटिकल नियम भी लगाते हैं। हाँ, तो जब तक वो जो मैथमेटिकल नियम हैं, वो एक संभावना प्रोड्यूस करते हैं। संभावना तब तक जब तक के उसको हम अंजाम नहीं दे देते हैं, अरे अंजाम में तो और वो एक्चुअलिटी हो हमारे गया लिए ना। संभावना होती है। हाँ, तो वो संभावना ज़्यादा फंडामेंटल है रियलिटी के तो लिए। वो हमारे लिए है संभावना, एज इट इज अरे ये संभावना सब करके कुछ वहाँ है हमारे थोड़ी लिए ना। ही है, ये सारा ज्ञान विमर्श ये सब हम ही कर रहे हैं। ओके, तो आप हाँ, ये कह रहे हो कि हमारे लिए वहाँ ये एक संभावना है कोई। हमारे लिए नहीं, मतलब रियलिटी को हम समझ रहे हैं तो उसमें तो एक हम मॉडल हम रख तो रहे हैं। हम रियलिटी है ही ना। रियलिटी को तो आप वस्तु के रूप में भी समझ सकते हो, चेतन के रूप में भी, सब हमारे लिए ही कर रहे हैं। जो भी आदर्शवाद है, भौतिकवाद है, सब हमारे लिए ही है। तो फिर मैं वही समझने की हाँ, कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो अभौतिक आप कह रहे हो, क्या इफेक्ट्स को अभौतिक कह रहे हो, या जिन इफेक्ट्स को या नहीं, जिनकी इफेक्ट्स तो वस्तु और चेतन है। या जिसकी वजह से आ रहा है उसे आप अभौतिक कहने का प्रयास करोगे, वो तो अभौतिक जो जिसकी वजह प्राइमरी से। बेस है। हाँ, प्राइमरी में जैसे आपने 5 एलिमेंट बताए ना, हाँ, अब 5 एलिमेंट जो हैं वो आकाश ऐसे वायु ये एग्जिस्टेंशियल आपने सत्य बताए। हैं, हाँ, ऐसे एग्जिस्टेंशियल ऑपरेटर्स हैं, प्राइमरी ऑपरेटर्स हैं, जिनके एक्टिवेशन होने पर ब्रह्म की अवस्था में चेतनता जड़ता दिखती है अनुभव के रूप में, और ब्रह्मांड की अवस्था में अलग-अलग जो भी पंचतात्विक संरचनाएं जैसी होंगी, उनको उसी कैटेगरी का एक्सपीरियंस होगा रियलिटी का, समग्रता का। अगर तभी मैं जड़ता और चेतनता के बीच में कोई लिंक बना पाऊंगा, अदरवाइज वो सारी समस्या वहां पैदा हो जाएगी जड़ता और चेतनता नहीं के लिंक के नहीं बारे में। नहीं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप क्यों नहीं आ सकते, उसमें क्या स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम ही है। तो आ रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप। नहीं, आप तो पैरेलली उसको लेके आ रहे हो ना। हाँ, पैरेलली। भाई आप क्या कह रहे हो कि एक कोई चीज है जो अभौतिक है, ठीक है। एक कोई चीज नहीं है ना। मतलब कुछ है जो अभौतिक है, हाँ, कुछ है जो अभौतिक चीज है। तो यहाँ है। हाँ ठीक है, वो हाँ, ओके, ये चीज हटा देते हैं। ये जो अभौतिक है ना, कुछ है जो अभौतिक ये है, एक्टिवेट होने और पर वो जैसे ही एक्टिवेट होगा आप कह रहे हैं कि पैरेलली कुछ चेतन। है नहीं। हाँ, है में तो चीज आ जाती है ना। तो अगर कुछ है ही नहीं है तो फिर हाँ, वो अभौतिक ये अभौतिक किसे कॉन्सेप्ट, कह रहे हो। इसको एक एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, ये तो एक मतलब अभौतिक कुछ नहीं वाली चीज है। संभावना है ना वो। किसकी? संभावना वो होने की, किसके होने की? चीज के होने की, चेतन के होने की, वस्तु के होने की। हाँ, लेकिन ये संभावना किसमें है? संभावना संभावना का कॉन्सेप्ट ये है, किसमें है नहीं, वो संभावना के कॉन्सेप्ट प्राइमरी रिक्वायरमेंट है होने के लिए। भाई देखो, संभावना से पहले कुछ होगा ना जिसकी कोई नहीं, नहीं, संभावना होगी। नहीं, नहीं, ये थोड़ा उल्टा है। प्राइमरी वहां है, संभावना जगत प्राइमरी है। होने के लिए पहले संभावना होनी पड़ेगी, ये फंडामेंटल है। पहले संभावना किस आधार पे होगी? वो संभावना, वो 5 सत्य हैं जो मतलब 5 सत्य पहले पांचवें हैं, मुख्य। संभावना बाद में है। नहीं, नहीं, वो संभावना के जगत का 5 सत्य जो सत्य होते हैं ना, वो कोई वस्तु नहीं है, वो कोई चेतन नहीं नहीं, नहीं है। वो ये हमने हटा लिया कि हाँ, वस्तु हटा लिया, चेतन हटा हाँ, लिया। तो अब उसको वो लेकिन हमारे अनुभव में तो नहीं है। सुनिए तो, अब वो आपके अनुभव में भी नहीं है। वो किसी के अनुभव में हो नहीं सकती बाय कॉन्सेप्ट। हाँ, तो फिर आप उसे जो बोल रहे हो कि ये अग्नि है, ये आकाश है, हाँ, तो ये क्या आधार पे बोल रहे तो हो? अब वो आप ऐसे करके तो नहीं समझ सकते जैसे आप नहीं तो नॉर्मली जैसे दुनिया। आपने समझा होगा वैसे ही हाँ, बताओ। वैसे ही तो बताने की कोशिश कर रहा हूँ ना, ये मॉडल को समझने की कोशिश कीजिए। हाँ बताओ। मॉडल ये है कि वो एक तरीके से माने आप उसको, क्योंकि वो हमारे अनुभव में नहीं है, वो एक तरीके के मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं। कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन का भी कोई बेस होता है? हाँ, हाँ, ये एक्चुअली दर्शन की एक पूरी परंपरा है जिसको प्लेटोनिक रियलिज्म बोलते हैं। हम्म। और ये बहुत सारे जो प्रमुख साइंटिस्ट और फिजिसिस्ट हैं, वो इस टाइप के रियलिज्म को, रियलिज्म मतलब जिसका एक तरीके का होना होता है ना? तो होने को वो अलग-अलग कैटेगरी में डालते हैं। क्रिटिकल रियलिज्म दर्शन की एक परंपरा है, जहाँ पे। नहीं, मैं वो नहीं पूछ रहा, वो तो कुछ ना कुछ होगा ही होगा। हाँ, मैं तो आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, क्या आप इसे अव्याख्या वाली श्रेणी में रख रहे हैं क्या? जैसे नहीं व्याख्या। ये लोग बोल रहे हैं कि भाई उन जो हाँ, वो जो प्राइमरी है। सुनिए। हाँ, ब्रह्म ब्रह्म की जिसका जिसका सुनिए तो, अनुभव नहीं कर हाँ, सकते। हाँ। हाँ, अनुभव नहीं कर सकते उस तरीके से, अनुभव पैदा ही उससे होता है ना। देखिए, अद्वैत वेदांत क्या करता है,
कि सुनिए, अद्वैत वेदांत क्या करता है, वो बोलता है वहाँ कोई एक्टिवेशन नहीं हो रहा है, हलन-चलन नहीं है उसमें, ब्रह्म में। ओके। और वो इसीलिए वो बोलता है कि भई वो उसकी व्याख्या नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ एक्सप्लेनेटरी गैप पैदा होता है कि जब वो हलन-चलन नहीं हो रहा था उसमें, तो ये वाली दुनिया कहाँ से पैदा हो गई, ठीक है? सही बात है, क्वेश्चन हाँ, ठीक है, उठेगा ही। हाँ। लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ, वो ये बोल रहा हूँ कि वस्तु नहीं है वो, चेतन नहीं है वो, लेकिन चेतनता और जो वस्तुता जो होती है, वो एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है, वो एक एक्चुअलिटी है, वो एक होना-पना है। चेतनता और जड़ता, ये एक होना-पना है। होना-पना से पहले एक संभावना का रेल्म होता है, पॉसिबिलिटी का रेल्म होता है, जहाँ पर एग्जिस्टेंशियल सत्य मैथमेटिकल ऑपरेटर्स की तरह विराजमान होते हैं, और वो जब एक्टिवेट होते हैं, तो वो संभावना एक कॉन्क्रीटनेस को जन्म देती है। पॉसिबिलिटी एक कॉन्क्रीटनेस को जन्म नहीं देती तो है। ये सुनिए तो कब कंप्लीट नहीं हुआ। ओके, और क्योंकि कॉन्क्रीटनेस निरंतर पैदा होती रहती है, इसीलिए परिवर्तनशीलता है, क्योंकि संभावना से एक्चुअलिटी हो रही है, एक्चुअलिटी संभावना जगत को फिर असर करती है, इसीलिए परिवर्तनशीलता होती रहती है। अगर कॉन्क्रीटनेस होती तो परिवर्तनशीलता नहीं होती। या तो चेतनता या तो जड़ता, दोनों को किसी में एक मुख्य रख दो, तो परिवर्तनशीलता आपको नहीं मिलेगी। मैं फिर भी मैं ये बात नहीं समझ पा रहा हूँ कि जब उसे हम अनुभव नहीं कर सकते, पता नहीं है, कुछ जैसे गणितीय मैंने एग्जाम्पल फॉर्मूला दिया। टाइप है, तो ये 5 हैं, 4 नहीं है, नहीं तो 3 नहीं है, 6 नहीं है, ये ये और तो इनके यही ये नाम तो होंगे। ये तो ये ये तो कैसे ये करके? तो लॉजिक से हम लोग बना रहे तो हैं ना। थोड़ा बताओ ना, जैसे आकाश मतलब क्या? जैसे अग्नि मतलब क्या? हाँ, जैसे वायु मतलब क्या? हाँ, ये मैंने किताब में लिखा हुआ है नहीं, कि उसमें तो लिखा होगा, अभी मैंने पढ़ी नहीं है, मैं हाँ, उसको पढ़ूँगा क्योंकि बाद वो में। थोड़ी लंबी विवेचना है, तो हाँ, वो जो स्पेशलिटी की प्रॉपर्टी है, जो जगह देती है चीज़ों को, ये उसका मैथमेटिकल ऑपरेटर है। तो जो जगह देती है उसको आप कह रहे हो आकाश? आकाश का जो माने जो वस्तुपने में जो आपको जगह देती है, जो एक्चुअल होना है, आप जो स्पेस है आपको जो दिख रहा है, ये हाँ, 5 तत्वों का बना हुआ हाँ, है। मतलब जैसे ये चीज़ हमने यहाँ रखी, तो ये किसी स्पेस में एग्जिस्ट कर रही है, हाँ, तो इस स्पेस नाम की चीज़ को आप आकाश नाम से बोल रहे हो, हाँ, उसकी जो और जो कि अभौतिक है। जो अभौतिक है, लेकिन अब यहाँ पे भौतिकता में ये एक्टिवेटेड है। अभौतिक जब एक्टिवेट होता है तो वो भौतिकता को जन्म देता हाँ, है। तो इसका मतलब है कि उन पांचों तत्वों को आप भौतिकता में भी देख सकते हो, नहीं, नहीं, माने अनुभव कर सकते हो। उसके इफ़ेक्ट को। जैसे यहाँ हम स्पेस को हाँ, उसके अनुभव कर इफ़ेक्ट रहे को, हैं। अरे जब प्रकाश की किरणों को हम स्क्रीन में इफ़ेक्ट के रूप में अनुभव करते हैं ना, हाँ, वो इफ़ेक्ट को अनुभव करते हैं। वही तो मैंने बताया कि तत्वों को हम यहाँ समग्र रूप में उनकी जो वात पित्त और वो सब अनुभव करते हैं। वो डिस्कनेक्ट नहीं है ना, वो उसी का सीक्वेंस में हाँ, है। तो इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि ये जो आप यहाँ इफेक्ट के रूप में अनुभव कर रहे हो, इसके पहले कुछ है उसके पहले जिसके ये इफेक्ट संभावना है। इसके इसके पहले संभावना जगत का कॉन्सेप्ट है। तो ये इसको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करें, जो आप संभावना संभावना कह रहे हैं। ये संभावना जगत का एक कॉन्सेप्ट है, संभावना जगत मतलब क्या है? जैसे संभावना आप करो जगत ना, मतलब पॉसिबिलिटी रेल्म। अ वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटी ना। हाँ, पॉसिबिलिटी का मतलब वहाँ पे चीज़ें कॉन्क्रीट नहीं हुई हैं, जैसे एक्चुअलाइज़ नहीं हुई है, मैनिफेस्ट नहीं हुई है। जैसे थोड़ा यहाँ में बताओ, यहाँ पर भी हम लोग संभावना शब्द इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ किस अर्थ में इस्तेमाल करते हैं कि जैसे देखो यहाँ पर तो ये देखो कुर्सी यहाँ एक संभावना है, लकड़ी की टाइप की है ना, जैसे हम बोले, हाँ, लकड़ी लकड़ी से ये है ना, लकड़ी से कुर्सी नहीं, एक अभी संभावना देखो, है। अभी तो हम लोग वास्तविकता में ऑपरेट कर रहे हैं, और हाँ, इस वास्तविकता का जो मेरी चेतन क्रिया चल रही है ना? हम्म, तो चेतन क्रिया में मैं विचार करूँगा कि इसकी संभावना है कि नहीं, और चीज़ें मैं विचार करूँ या ना करूँ, भौतिक जगत में भी वो जो जैसी संभावना बनेगी वैसी होगी वो वहाँ पर। कहने का मतलब संभावना इसी अर्थ में इस्तेमाल कर रहे हो ना, अभी तो हम व्यवहारिक इस जैसे लकड़ी का ये प्रभाव है, हाँ, कुर्सी, हाँ, है ना, हाँ। एक आकार है, ऐसे देखोगे तो लकड़ी है ही, और तो कुछ है हाँ, नहीं है। मतलब लकड़ी देख के मेरे अंदर ये संभावना जगी कि मैं उसको चेयर बनाऊँ। हाँ, मैं उसको चेयर हाँ, बना दूं, तो वो और जो संभावना है, वो हाँ, मेरे सब्जेक्टिव डोमेन में एक्सपीरियंस में आई, हाँ, तो लेकिन वो संभावना का अपना अस्तित्व है। ठीक है, हाँ, उसको भी देखेंगे। तो ये संभावना आप में पैदा हुई, जैसे हाँ, आप में जगी। वैसे हम चीज़ों को देखते हैं कि जो भौतिक टाइप की चीज़ें हैं, वो उनके अपने नियमों के हिसाब से उनमें जुड़ना, अलग होना होता रहता है, वो एक संभावना होती है। हैं? और एक बार बताइए?
जो भौतिक एलिमेंट है वो आपस में जुड़ के कुछ तीसरा हाँ चौथा पांचवा हाँ बनते रहते हैं, टूटते हाँ, रहते हैं, टूटते वो रहते हैं। वो एक संभावना है। हाँ, तो संभावना तो बहुत होती है, लेकिन होता तो एक ही चीज है। हाँ, हाँ परिणाम एक ही आता है। हाँ, संभावना हम इसी दृष्टि से बोलते हैं क्योंकि हमें नहीं मालूम होता। अगर हमें पता चल जाए तो फिर हमें नहीं नहीं अब हमें नहीं पता है नहीं, कि देखिए H2O को सुनिए मिलाएंगे सुनिए, तो पानी ही बनेगा, देखिए, कोई और दूसरी हाँ नहीं संभावना नहीं, नहीं। हाँ मैं समझ गया आपकी दिक्कत। हाँ। एक्चुअली क्या हो रहा है कि जैसे आ, मतलब यही बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे इलेक्ट्रॉन के केस में हम्म। जब हम लोग प्रोबेबिलिटी बोलते हैं ना किसी इलेक्ट्रॉन के कहाँ होने की, हम्म। तो ये पाया गया कि वो जो फॉर्मूला है जो इलेक्ट्रॉन वेव को डिस्क्राइब करता है, वो बोलता है कि 70-30 मान लीजिए परसेंटेज है ना, कि 70% यहाँ पाया जाएगा, 30% वहाँ पाया जाएगा। हाँ। तो जब वो उसको लोकेट करते हैं, तो पाया जाता है कि 70% वहाँ पाया जा रहा है, 30% वहाँ पाया जा रहा है। यानी ओके। डेफिनेट वो, मैंने, देखिए चीज तो एक ही घटी, लेकिन जो प्रोबेबिलिस्टिक डिस्क्रिप्शन थी रियलिटी की, क्योंकि क्वांटम में ये पाया गया कि रियलिटी को वहां पर प्रोबेबिलिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन से ही व्याख्या हो पा रही है उस चीज की। या उसे दूसरे शब्दों में ऐसा भी बोल सकते हैं कि अभी हमारे पास में नहीं उसे नहीं डेफिनेट नहीं जानने का कि जो टूल्स और वगैरह वगैरह होनी चाहिए वो नहीं है। नहीं, और ऐसा भी बोल सकते हैं, हाँ। ये मैटर ऑफ डिबेट बना हुआ है हाँ। फिजिक्स की दुनिया में, दर्शन हाँ। की दुनिया में, yes, कि प्रोबेबिलिटी है क्या। हाँ। ठीक है, yes, मतलब ये बात रिजॉल्व नहीं हुई है। मैथमेटिशियंस ये नहीं बोलते खाली कि ये जस्ट बिकॉज हम नहीं जानते इसीलिए ऐसा हो रहा है। मैथमेटिशियन का तो सीधा सा मतलब है मैथमेटिशियन और दार्शनिक कि इस बारे वो में, इस रूप में देखते हैं जैसे एक सिक्के के दो पहलू हैं, हाँ है ना। तो तो अगर हम उन्हें उछालेंगे हाँ, तो 50% चांस है कि भाई हेड आएगा, नहीं फिफ्टी वो मैं परसेंट जानता चांस हूँ, है कि टेल हाँ है। हाँ, लेकिन ये जरूरी नहीं है, हम भी जानते हैं ये बात। नहीं नहीं 50% ही आता है। हो सकता है 101 और 99 हो जाए कोई 100 में। नहीं, फिफ्टी हाँ, परसेंट ही ये आप आएगा। बहुत ज्यादा नंबर बढ़ाएंगे तभी 50 के आसपास ही नहीं, रहेगा। अगर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस हैं, है ना, हाँ। हवा ववा नहीं चल रही है, नहीं, हवा नहीं चल रही है, हाँ, ले, लेकिन आपके उछालने में तो अंतर आता रहेगा ना। नहीं वो सबको ये करेंगे तो 50-50 ही नहीं, मिलेगा। अगर वो करेंगे और कोई भी फैक्टर वहां पे नहीं है, तब तो तो 50-50 जो आएगा। पहली बार आएगा वही आएगा हमेशा। नहीं, तो फिफ्टी हाँ, फिफ्टी आएगा। कैसे? यही हर बार पाया गया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, इसके लिए कोई कुछ होगा ना कि क्यों आएगा। अगर आपने सिक्का एक ही हिसाब से रखा, हाँ, मतलब कोई ऐसी मशीन लगा उसकी ली है और वहां उसकी निर्वात है, उसकी उसमें हवा पॉसिबिलिटी जो नहीं है है, ना, कुछ भी नहीं वो है। पॉसिबिलिटी ही डिस्क्राइब कर रही है ये कितनी बार इधर आएगा, कितनी बार उधर आएगा। ये दे, पॉसिबिलिटी है ना, देखो ये अभी ये यूनिवर्स का तो जो पैटर्न है, उस नहीं है। यूनिवर्स के, रुक हाँ, रुको, तो फिर इसका मतलब तो आप ये कह रहे हो कि उसका हेड आना टेल आना किन्हीं भौतिक कारकों पे निर्भर नहीं करता है, नहीं भौतिक कारकों पे बस करता है। उसकी पॉसिबिलिटी है, हाँ, उसकी नहीं प्रोबेबिलिटी नहीं है कि उनने आना ही है। नहीं, वो हम डिस्क्राइब कर रहे और हैं, फिर सुनो तो, उसके भौतिक कारणों को डिस्क्राइब कर हाँ रहे हैं। सुनो तो, और फिर दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि अगर हवा ववा वगैरह नहीं है, दे- दूसरी हाँ, तरफ कह भी रहे हो देखो, कि इफेक्ट नहीं नहीं, पड़ता है। हाँ इफेक्ट पड़ता है ना, उस तो इफेक्ट अगर पड़ने, ये इफेक्ट हटा दोगे सारे जो पड़ते हैं, तो वो फिर एक ही पोजीशन में अरे क्यों नहीं आएगा हर बार? नहीं, तब फिर हम प्रोबेबिलिटी चेंज कर देंगे ना क्या चेंज करोगे? भाई। जब मैं बोल रहा हूँ उसकी प्रोबेबिलिटी 50-50 है, तो वही सारे फैक्टर्स होते हो क्योंकि ये फैक्टर चेंज होते रहते हैं। तो उसी से तो डिस्क्राइब हो रहा है इसी ना। में ही 50-50 आता है। हाँ, तो उसी से डिस्क्रिप्शन है वो, उसकी उसकी डिस्क्रिप्शन है तो वो। इसका इतना सा मतलब है कि हम उन कारकों को क्योंकि कैलकुलेट नहीं कर सकते, नहीं क्योंकि नहीं इतनी तेजी से बदलते हैं हवा नहीं, वगैरह और तो ये सब उस इतना पे तेजी से नहीं, बदलते हैं कि सुनिए वी तो, कैन नॉट कैलकुलेट, हाँ, दैट्स व्हाई वी सेइंग नो नो प्रोबेबिलिटी। नो, देयर आर टू थिंग्स हियर। हम्म। एक तो ये है कि हम नेचुरली जो चीजें हो रही हैं हाँ। उसको हम लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं हम्म। कि भाई इसकी क्या संभावना है। तो हम बोलते हैं इसकी 50-50 है, इसकी 80-20 है, इसकी 70-30 है, जो भी परिणामों है। को देख के हाँ कि भाई, या, हाँ कि भाई हमने उसे ऐसे 20% पाया तो 20% होने की संभावना है। हाँ, जैसे हम कहते हैं कि चोर के बचने की कितनी अरे भाई संभावना वो है। रिपीट हो रहा है ना हाँ। बार, तो ये तो प्रोबेबिलिटी हम समझ रहे हैं ना। हाँ बस। हाँ, तो जब हम इलेक्ट्रॉन को वहां पर जो उसकी माने क्या बोलते हैं, जब वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, हम्म। है ना, क्योंकि अब वो इलेक्ट्रॉन नहीं बचा वहां, इलेक्ट्रॉन तो वहां पे रहता नहीं है ना, और उस जगह पे, हाँ, वो तो अगर आगे चले गए तो अब वहाँ कहाँ है? अरे आगे चला गया नहीं, जब हाँ, वैक्यूम में डालते हैं इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नहीं बचता है, तो क्या होता है फिर? वो एक पॉसिबिलिटी का डोमेन बन जाता है, वहां कोई इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति नहीं होती। जब आप इंटरेक्ट करोगे मेजरमेंट के लिए, तब वो कोलैप्स करके डेफिनेट होगा इलेक्ट्रॉन का होना, हाँ। जो 70 बार इधर होता है, 30 बार इधर नहीं, होता है। रुको, ये जो आप बोलते हो कि कोलैप्स होगा, इसका हाँ, मतलब है ना वहाँ। पॉसिबिलिटी के रूप में,
अरे पॉसिबिलिटी के रूप में इसीलिए कि हमें नहीं पता कि कहाँ है, कहाँ होगा। हमें नहीं पता बोल के नहीं है, तो वो पॉसिबिलिटी का ही रेल्म है। वो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो आप कहाँ से बोलोगे कि वो हमें नहीं पता? इलेक्ट्रॉन अरे ही नहीं है वहाँ पे। इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन हाँ, इलेक्ट्रॉन तो तब हुआ जब वो किसी चीज से आपने उसको इंटरफेरेंस हुआ। इंटरफेरेंस हुआ। हाँ, उसके पहले वो कुछ और है। वो और जो है ना, हाँ, हाँ, तो क्या क्या वो आप साइंटिस्ट बोल रहे हैं, हम्म, ये कोई ऐसी एनर्जी, ऐसी कोई फिजिकल चीज़ नहीं है जिसको हम मेजर कर सकते हैं।